नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this lecture I am going to discuss section number 16 of the Hindu Marriage Act. चलिए फिर आज के लेक्चर को बढ़ाते हुए मैं आपको एक पहले कहानी सुनाता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो इस कहानी के कई पात्र हैं इसमें। एक थे बच्चा यादव। क्या थे? बच्चा यादव। ठीक। एक लड़की थी, उसका नाम था बुलबुल। बच्चा यादव को बुलबुल पसंद है, लेकिन बुलबुल को बच्चा यादव पसंद नहीं है। ठीक। लेकिन बच्चा यादव तो बच्चा यादव है। इन्होंने तमंचे के बल पर इस लड़की से शादी कर ली। फाइन। सो दिस वॉज ए फोर्सफुल मैरिज। फोर्सफुल मैरिज हो गई इन दोनों की। बच्चा यादव वेड्स बुलबुल एट द गन पॉइंट। फाइन। लेटर ऑन बुलबुल कंसीव्ड ए बॉय। सही। इसका नाम है चुलबुल। चुलबुल पांडे। चुलबुल यादव होना चाहिए, है ना। चलिए चुलबुल यादव हो गई है। पूरा परिवार है, भरा परिवार। बच्चा यादव बिलोंग्स टू ए जॉइंट फैमिली। हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति है। तो चुलबुल यादव जो है उसके वारिस होने के सपने देखते हैं। लेकिन बुलबुल के मन में खटक रही है बात कि मुझसे शादी जबरदस्ती की गई, और इसीलिए बुलबुल यादव अब कोर्ट में पहुंचती हैं, अपनी मैरिज की वैलिडिटी को चैलेंज करती हैं। वो ये कहती हैं कि मेरी मैरिज जो है, दैट इज माई मैरिज इज वॉइडेबल अंडर सेक्शन 12। कोर्ट देन आस्क हर कि कैसे वॉइडेबल है। देन प्लीज गो टू सेक्शन 12। एक बार पढ़ लेते हैं, आप सब लोग कर पाएंगे। दिस इज सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट वॉइडेबल, और इसकी क्लॉज है आपकी सी पर आ जाइए। दैट द कंसेंट ऑफ द पेटिशनर, कंसेंट ऑफ द पेटिशनर was obtained by force, was obtained by force. Consent of the petitioner was obtained by force. So Bulbul says, though my marriage, I married him, but that was a forceful marriage, forceful marriage. तो इसलिए now this marriage should be annulled. ये जो मैरिज है उसको खत्म किया जाना चाहिए। Got it or not? This is what? अब समझ लीजिए इसमें। Now बच्चा यादव तो कुछ नहीं होता, लेकिन चुलबुल यादव के इंटरेस्ट यहां पे क्लैश कर रहे हैं अभी कि व्हाट अबाउट मी। कोर्ट ने कहा कि यस, बुलबुल इज राइट ऑन हर पार्ट। दिस मैरिज इज वॉइडेबल एंड नाउ बाय दिस डिक्री दिस मैरिज इज बीइंग एनल्ड। इस डिक्री के द्वारा इस मैरिज को खत्म किया जाता है। दिस मैरिज इज नाउ बीइंग एनल्ड, इसको निरस्त किया जाता है नाउ व्हाट विल बी द फेट ऑफ द चुलबुल यादव। ये जो बच्चा है, व्हाट विल बी द हिज स्टेटस, वेदर ही विल बी कॉल्ड ए लेजिटिमेट सन ऑफ बच्चा यादव, वेदर ही विल बी कॉल्ड एज ए इलेजिटिमेट सन, और व्हाट विल बी हिज राइट्स इन दी प्रॉपर्टी। राइट्स इन प्रॉपर्टी, सारा झगड़ा इसी बात का है। प्रॉपर्टी में राइट्स का क्या होगा। तो नाउ दिस इज ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर यू एंड यू नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस। तो दिस वाज द केस ऑफ वॉइडल मैरिज। इफ देयर इज ए वॉइडल मैरिज एंड नाउ दैट इज एनल्ड, what will be the status of the child born out of that marriage and what will be his rights in the properties. Same can be the other example. तो दोनों को एक साथ लेकर चलता हूं। दिस इज बी वाई बच्चा यादव अगेन।
इनने बुलबुल से तो की शादी, ठीक, एक और से करी, इसका नाम कुछ भी कर लेते हैं, छुटकी कर लेते हैं, चलिए छुटकी से भी शादी की इसने। नाउ पहली वाइफ W1, सेकंड वाइफ W2, W2 से निकले गोलू, गोलू कर दिया इस बच्चे का नाम, या गोलू बच्चा हो गया। नाउ दिस मैरिज इज वॉइड, दिस मैरिज इज वॉइड एंड नाउ गोलू इज द चाइल्ड ऑफ द वॉइड मैरिज। गोलू क्या है? गोलू ऐसे विवाह से उत्पन्न हुआ है जिसको कि लॉ कहता है दिस इज ए वॉइड मैरिज, क्योंकि बच्चा यादव की शादी के समय पहले से ही एक पत्नी थी। तो नाउ यू नीड टू सी कि व्हाट विल बी द फेट ऑफ द गोलू एंड दूसरा कौन थे? चुलबुल। ये दो बच्चे हैं, एक आउटकम है वॉइड मैरिज का, एक आउटकम है वॉइडेबल मैरिज का। नाउ यू नीड टू सी द स्टेटस of the child and what are his rights in the properties of the parents or the family। तो प्लीज लेट मी नो अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई है नहीं आई, क्योंकि अगर आपको ये दोनों सिचुएशन समझ में आ चुकी हैं देन यू विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लेक्चर। भले ही आपने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया हो, उसको भूल जाइए। अब पहला किसी को आता है नहीं आता है, आज की सिचुएशन समझ में आपको आई है नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लीज लेट मी नो, जल्दी बताइए। And for that purpose we will have to go to now section 16, legitimacy of the children, legitimacy of the children of the void is under section 11, voidable under section 12, marriages। तो पहला क्वेश्चन सेक्शन we are going to is deal with the section 16। तो फर्स्ट क्वेश्चन in your prelims will come with from the heading of this, कि section 16 की हेडिंग से क्वेश्चन आएगा which section deals with the legitimacy of the children out of the void or the voidable marriages। void and voidable marriage के जो बच्चे हैं उनकी legitimacy के लिए कौन सा सेक्शन है? तो ये सेक्शन है आपका 16। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में ही से मिलेगा, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एंड इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, देयर कैन बी ए प्रॉब्लम आउट ऑफ दिस सेक्शन 16 इटसेल्फ। तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आई विल ट्राई कि आपको एक एक बात समझ में आए। तो प्लीज गो टू द डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ दिस। नोट विद स्टैंडिंग दैट ए मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11। नोट विद स्टैंडिंग दैट ए मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11। एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज who would have been legitimate if the marriage has been valid shall be legitimate। या इसको हाईलाइट कर, legitimate को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। whether such child is born before or after the commencement of the Amendment Act 1976 or whether or not a decree of nullity is granted in respect of that marriage under this act। तो now I read this, इसको पढ़ लेते हैं। whether or not marriage is held to be void otherwise than on a petition under this act। so I just read it for you कि केवल क्या पढ़ा मैंने आपको, क्लॉज 1 पढ़ी है, इसको समझ लीजिए आप ये। तो बेसिकली सेक्शन 16 is dealing with the status of the children of the void marriage। what status of the children of void marriage, this is what 16 clause 1। 16 clause 1 में क्या हुआ, void marriage की बात कर रहे हैं, ओनली void marriage की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर देखिए इस एक लाइन को पढ़िए, मैं समझाता हूं इस तरीके से, इसी को पढ़िए। पहले मैंने एक बार पूरा पढ़ा था, अब दोबारा पढ़िए मेरे साथ। Notwithstanding that a marriage is null and void under section 11। इसका क्या मतलब है? ठीक, notwithstanding that a marriage is null and void under section 11, भले ही कोई विवाह शून्य हो धारा 11 के अंतर्गत, whether or not, है ना, इट मीन्स व्हाट, notwithstanding का यूज जिन्होंने कर दिया इसमें
तो इट मीन्स व्हाट, दे आर डीलिंकिंग, व्हाट आई एम सेइंग, दे आर डीलिंकिंग द स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन विद द वॉइडनेस ऑफ द मैरिज। मीन्स व्हाट, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैरिज वॉइड है या नहीं है। सेक्शन 11 में कोई मैरिज वॉइड है या नहीं है, एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज शैल बी लेजिटिमेट। वो जो कोई भी बच्चा ऐसे विवाह का क्या होगा वो, दैट शैल बी लेजिटिमेट। तो प्लीज लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई नहीं आई। नोट विद स्टैंडिंग दैट ए मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11, सच एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज शैल बी लेजिटिमेट। कौन सा चाइल्ड है ये, who would have been legitimate if the marriage has been valid। means what, कि अगर ये मैरिज वैलिड होती तो ये बच्चा लेजिटिमेट होता। तो ये जो आपका है, जो चुलबुल हुए, ये कहाँ के चुलबुल, ये चुलबुल हुए, ये गोलू, तो गोलू की जो लेजिटिमेसी है, गोलू शैल बी कंसिडर्ड टू बी दी लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स। अब यहां पर क्या है देखो, वॉइड में जो है, वॉइड ऑफ मैरिज हम बात करते हैं सेक्शन 11, सेक्शन 11 डील्स विद द वॉइड मैरिज। इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, वी हैव रेड इट इन डिटेल। सेक्शन 11 में अगर कोई मैरिज वॉइड है तो दैट इज व्हाट इट मींस, इट नेवर एग्जिस्टेड इन द आई ऑफ लॉ। कि ऐसे माना जाएगा कि बच्चा यादव और बुलबुल कभी शादी करे ही नहीं थे, बच्चा यादव और छुटकी की कभी शादी हुई ही नहीं थी, ऐसे माना जाएगा। लेकिन लॉ प्रिज्यूम क्या कर रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ तो मानेंगे नहीं हम आपको, अब हम हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस नहीं है आपके पास, लेकिन ये जो बच्चा है, बच्चे के पिता आप कहलाओगे, बच्चे की माता आप कहलाओगी। दिस चाइल्ड शैल बी कंसिडर्ड टू बी लेजिटिमेट। और इसीलिए हम कहते हैं सेक्शन 16 के बारे में कि दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स द स्टेटस राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन begotten or conceived before the decree is made in case of void or voidal marriage section 11 और 12। इसीलिए कहते हैं इसको कि ये जो सेक्शन 16 है, बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 16, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन begotten और conceived आउट ऑफ void और voidal मैरिज। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ, सेक्शन 16 में इन्होंने सिर्फ इतनी सी बात बताई कि इफ ए चाइल्ड इज बोर्न आउट ऑफ सच मैरिज, भले ही वो वॉइड मैरिज हो, द चाइल्ड शैल बी कंसिडर्ड टू बी लेजिटिमेट। अब इसमें एक कदम पर और आ चाहिए कि वेदर देयर इज इट कंडीशनल ऑन एनीथिंग, कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट कंडीशनल। प्लीज सी दिस, वेदर द चाइल्ड इज बोर्न बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि सेक्शन 16 को 1976 के अमेंडमेंट से अमेंड किया गया था, सब्स्टिट्यूट किया गया था रादर, और वेदर और नोट ए डिग्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। अब ये समझ लीजिए कि ये जो चाइल्ड है, वेदर और नोट दिस चाइल्ड हैज बीन बोर्न बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज रीड इट अगेन। देखिए इसमें है क्या मामला, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके जाता हूं आपको मैं। 1976 में इस सेक्शन को अमेंडमेंट किया गया। इससे पहले ये था, प्रॉब्लम ये थी इसमें, इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे की गई थी कि अगर सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज में कोई बच्चा है और उसको उसकी डिग्री ऑफ नलिटी जो है ना, डिग्री ऑफ नलिटी नहीं ली गई है, आपने कोर्ट से जाके उसको डिग्री ऑफ नलिटी नहीं ली है, तो उस बच्चे को इलेजिटिमेट माना जाता था। आप बात समझ रहे हैं, नहीं समझे इस बात को, एक लाइन पढ़ लीजिए फिर समझेंगे आप लोग, थोड़ा लैंग्वेज समझिए कि अमेंडमेंट से पहले कि ये सेक्शन की लैंग्वेज ये शो करती थी कि ए डिग्री ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज वाज नेसेसरी अंडर सेक्शन 11 बिफोर ए चाइल्ड बिगॉटन और कंसीव्ड बिफोर दैट डिग्री कुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ लेजिटिमेट चाइल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि अगर डिग्री नहीं हुई,
अगर आप तो गए नहीं कि अगर पेरेंट्स ने जाकर के उसको ऐसे कंटिन्यू करते रहे मैरिज को, वो ऐसे मैरिज को कंटिन्यू करते रहे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की तरह रहते रहे और वो मैरिज नल एंड वॉइड है, लेकिन उसको कोर्ट ने कभी नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया, ठीक, तो जो बच्चे हुए उस मैरिज से उनका स्टेटस इलेजिटिमेट कहा जाता था। और अगर खुदा ना खास्ता थर्ड पार्टी चली जाए उस तरीके से, वो डिक्लेयर करवाए जाकर कि सब ये इनकी मैरिज वैलिड नहीं है, चिल्ड्रन ऑफ दैट मैरिज वुड बी स्टिल इलेजिटिमेट। तो लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन वॉज डिपेंडेंट अपॉन वेदर डिग्री ऑफ नलिटी वॉज टेकन और नॉट। तो बच्चे का भविष्य कहां अटक गया? पहले गलती किसने की? माता पिता ने की, उन्होंने वॉइड मैरिज में गए वो, फिर वो उसके हटे नहीं, कंटिन्यू करते रहे, उसको नलिटी आई नहीं सामने, लीगली रिकॉग्नाइज नहीं हुई, तो इसलिए बच्चा क्या कहलाएगा? कभी किन्हीं सिचुएशन में लेजिटिमेट कहलाएगा, किन्हीं सिचुएशन में वो इलेजिटिमेट कहलाएगा। इसलिए सारे कंफ्यूजन को दूर किया गया सेक्शन 16 में अमेंडमेंट करके, जिसको आपको फोकस करना है। आपको पिछले बैकग्राउंड पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि 1976 से पहले की सिचुएशन में बच्चों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे थे, वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। अब उन सारे कंफ्यूजन को दूर करके सिर्फ ये कहा गया कि यू विल नॉट फोकस ऑन एनीथिंग whether this child was born before the 1976, whether he was born after 1976, whether decree of nullity is granted or not, यानी कि कोर्ट में जाकर नलिटी की डिग्री लिया है या नहीं लिया है, ये बच्चा तो लेजिटिमेट ही रहेगा। यू कैन नॉट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि द मैरिज बिटवीन हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स इज ए वॉइड मैरिज। तो प्लीज लेट मी नो आपको समझ में आया नहीं आया। द पोजीशन इज वेरी क्लियर नाउ, बच्चा लेजिटिमेट होगा हमेशा, ठीक, हाँ है ना, बताइए। अब आप आ जाइए क्लॉज 3 पर आ जाइए। रहो सब क्लॉज 3 पढ़ते हैं साथ में इसके। अब फर्स्ट क्लास क्लॉज सब क्लॉज 3 पढ़िए आप लोग। देखिए क्या है, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, मैं इतना ही पढ़ रहा हूं, अभी 2 को भी ओवरलुक कर रहा हूं। नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी कंस्ट्रूड एज कन्फरिंग अपॉन एनी चाइल्ड ऑफ मैरिज विच इज नल एंड वॉइड any rights in or to the property of any person other than the parents. Come on, बात समझ में आ रही है आपको? Nothing contained in subsection 1 shall be construed as conferring upon any child any right to property. पढ़ लिया आप लोगों ने? अब समझ लीजिए इस तरीके से क्या है। अब साहब जो गोलू मोलू है ना, जो बच्चा है, now he is very confident, yes, भले ये पति पत्नी हुए, now their marriage has been annulled or not, my rights are protected, I am a legitimate child now, I am a legitimate child now। और यहां पर एक पिक्चर में ट्विस्ट है, come on, you see the twist, see the board। एक सिचुएशन है ये, this is Mr. मनमोजी, he married to W1 and from her son was begotten as 1. He again married W2 and from her there was a son child, that is S2. Got it? And now he dies and now there is a dispute between S1 and S2 regarding the property. You got it? Now please see this. हिंदू लॉ इतना आसान नहीं है जितना लगता है कई बार। Now there is a dispute between S1 and S2. Who is the S1? S1 is a legitimate child. S1 says, I have all the rights to property because I am the legitimate child. S2 कहता है, excuse me, क्या मतलब legitimate का? As per section 16, I am also the legitimate child.
तो S1 legitimate child, S2 legitimate child, both are legitimate child. तो is there any difference in their rights towards property? क्या प्रॉपर्टी में इनके राइट्स में कोई डिफरेंस है या नहीं है? आर यू गेटिंग द सिचुएशन और नॉट? प्लीज लेट मी नो. ये आपको सिचुएशन भी समझ में आई नहीं आई? कम ऑन एवरीवन प्लीज, क्योंकि फिर मैं समझाता हूं आपको. सेकेंड मैरिज इज वॉइड, बिकॉज सेकेंड मैरिज वॉइड होगी अभी. सेकेंड मैरिज इज वॉइड, इट इज ए फर्स्ट मैरिज इज वैलिड. Out of valid marriage, S1 was born. From the void marriage, S2 was born, and they are now fighting for the property. And this is the situation. अब समझिए क्या है. Now because of this, now he says, S1 says, look Mr. S2, though you are legitimate, I know, I understand the 16 clause 1. But you have understood only 16.1. You please go to the 16.3. Then you will come to know what are your rights vis-a-vis property. Property से संबंधित आपके जो rights हैं, वो आपको जो restricted rights हैं, you don't avail, you don't have all the rights, equal rights in property like me. जितने प्रॉपर्टी में मेरे राइट्स हैं वैसे सारे राइट्स आपको नहीं हैं. यू प्लीज गो टू सेक्शन 16.3. नाउ S2 रीड्स 16.3 और आप भी उसके साथ पढ़िए. क्या समझाएंगे उसको देखिए. नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी कंस्ट्रूड एज कन्फरिंग अपॉन एनी चाइल्ड एनी राइट टू प्रॉपर्टी. इतना समझिए कि 16.1 में जो कुछ भी लिखा हो, what the 16.1 did, 16.1 conferred legitimacy. 16.1 ने क्या करा? 16.1 conferred legitimacy upon the child of the void marriage. जो मैरिज नल एंड वॉइड थी उसकी संतान को 16.1 के द्वारा लेजिटिमेट घोषित कर दिया गया. ये क्लॉज 3 कहती है कि देखो 16.1 में कुछ भी लिखा हो, नथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1 दैट शैल नॉट बी कंस्ट्रूड एज कन्फरिंग प्रॉपर्टी राइट्स अपॉन द चाइल्ड. कि जस्ट बिकॉज 16.1 की वजह से ये बच्चा लेजिटिमेट नहीं था, बिकॉज इसके माता पिता को हस्बैंड वाइफ का स्टेटस है ही नहीं इनका, लेकिन एक फिक्शन के द्वारा सेक्शन 16 ने उसको लेजिटिमेट घोषित कर दिया. लेकिन इसी वजह से उसको प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिलेंगे. किसकी प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिलेंगे? अदर देन द पेरेंट्स. जो उसके पेरेंट्स हैं उससे अन्य लोग जो हैं उनकी प्रॉपर्टी में इस बच्चे को राइट्स नहीं मिलेंगे. इट मीन्स व्हाट? हिज राइट टू द प्रॉपर्टी इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द राइट्स ऑफ देयर पेरेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स. तो प्लीज रीड दिस लाइन वेरी केयरफुली, देन यू विल गेट. प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन अदर देन द पेरेंट्स. पेरेंट्स से अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी में उनको राइट नहीं मिलेंगे. नथिंग शैल बी कंस्ट्रूड एज कन्फरिंग. 16.1 के द्वारा ये नहीं मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, जो पेरेंट्स से अन्य व्यक्ति कौन हो सकते हैं? दादा हो सकते हैं, ताऊ चाचा हो सकते हैं. ये सारे रिश्ते हैं पेरेंट्स से अलग हो गए, है ना. उनकी प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा नहीं मान लिया जाएगा. तो ये जो मैंने आपको सिचुएशन दी थी आपको अभी, ये दिस वन S1 और S2. तो S1 और S2 की जो प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा, S1 तो इज एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स एंड अदर्स, कोलेटरल्स, डिसेंडेंट्स जितने भी हैं, उन सब की प्रॉपर्टी में S1 को तो राइट होगा, बट S2 विल हैव ओनली द राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफ नो वन एल्स.
तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हो, मदर हो या फादर हो, उनकी प्रॉपर्टी में तो राइट होगा, लेकिन अदर्स की प्रॉपर्टी में राइट नहीं होगा। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई या नहीं आई। कम ऑन। एंड नाउ यू प्लीज सी द वर्ड वेरी केयरफुल, दिस इज टेक्निकल लाइन, प्रॉपर्टी। Now there was a question, which property is this? Which property is this? Is this the property of parents only the self-acquired property? क्या उनकी केवल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर, या यहाँ पर जो है दिस प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, दैट द प्रॉपर्टी इवन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बहुत टेक्निकल है ये प्रॉपर्टी का जो मीनिंग है यहाँ पर, इस प्रॉपर्टी के मीनिंग को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक्सप्लेन किया है कि ये जो प्रॉपर्टी पे, क्योंकि दिस इज नॉट क्वालिफाइड है क्या, दिस शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स। तो लॉ इज वेरी क्लियर, यू विल नॉट हैव एनी राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ पर्संस अदर देन योर पेरेंट्स। पेरेंट्स से भिन्न किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में आपको हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड और क्वालिफाइड बाय एनी वर्ड। तो दैट कैन बी द एनी प्रॉपर्टी, दैट कैन बी द हिज फादर का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो सकती है, फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का उसका हिस्सा हो सकता है, तो यू विल गेट शेयर आउट ऑफ दैट। तो प्लीज लेट मी नो आपको बात क्लियर हुई नहीं हुई। हरी अप। एक केस का नाम है रिवम सिदप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन, रिवम सिदप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन। इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट बाय इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन 16 द पार्लियामेंट हैज रिमूव द स्टिग्मा ऑफ इलेजिटिमेसी। और इस खास बात जो पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, दिस सेक्शन यूजेस द वर्ड प्रॉपर्टी and does not qualify it as separate or ancestral। ठीक, तो ये जो प्रॉपर्टी है, तो कहने दिस सेक्शन 16 में जो वर्ड यूज किया गया दैट इज द प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट सेपरेट प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दिस इज सिंपली प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी मस्ट बी ऑफ पेरेंट्स। सो इन आर स्टोरीज, जो हम लोगों ने स्टोरी डेवलप की थी यहाँ पर, S2 will get the share in the property of the parents। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक लाइन पढ़ लीजिए, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। They would be entitled to inherit the property of their parents, है ना, लेकिन not of collaterals of the parents or descendants of the parents। तो S2 को मिलेगा केवल ये, समझे आप? तो जो वॉइड मैरिज का जो बच्चा है, he will be entitled to the share of the parents property, but he will not be entitled to the property of collaterals of the parents। पेरेंट्स का कोलेटरल, माता पिता कोलेटरल क्या हो गए? कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि ताऊ चचा के बच्चे नहीं हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी का इनहेरिट करने का राइट S1 को तो होगा, जो कि लेजिटिमेट चाइल्ड है, लेकिन जो लेजिटिमेट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 16 है, देखो दोनों में अंतर है। वन चाइल्ड इज लेजिटिमेट, बट वन चाइल्ड इज लेजिटिमेट बिकॉज ऑफ सेक्शन 16। आप समझ रहे हैं इसको, बात को? दोनों में अंतर समझ रहे हैं? जो हमारी स्टोरी में S1 है, जो कि पहली पत्नी का से बच्चा है, और S2 क्या है? सेकेंड वाइफ से बच्चा है। तो S1 को अपनी लेजिटिमेसी कहीं किसी सेक्शन से ड्राइव नहीं करते हैं, बिकॉज ही इज द आउटकम ऑफ द वैलिड मैरिज, देयरफॉर ही इज द लेजिटिमेट चाइल्ड। ये जो S2 है, ये S2 जो है, ही इज ड्राइविंग लेजिटिमेसी बिकॉज ऑफ सेक्शन 16। सेक्शन 16 ने कहा कि नहीं तुम भी माने जाओगे, तो इसके राइट जो हैं, S2 के जो राइट्स हैं, दीज आर रेस्ट्रिक्टेड बाय सेक्शन 16 क्लॉज 3। 16(3) के द्वारा इसके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जबकि ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस S1 के राइट पर नहीं है, जो कि लेजिटिमेट चाइल्ड है बाय द वैलिड मैरिज।
तो ही विल गेट द प्रॉपर्टी फ्रॉम द कोलेटरल्स ऑफ द पेरेंट्स, ही मे ऑल्सो गेट द प्रॉपर्टी फ्रॉम द डिसेंडेंट्स ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स के बच्चों की, मान लो बच्चों की डेथ हो गई तो वो प्रॉपर्टी वापस आती है, पेरेंट्स पर आती है। तो जो डिसेंडेंट्स ऑफ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा नहीं होगा, तो ही विल बी एंटाइटल्ड ओनली टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स। तो आई बिलीव कि आपको ये फर्क समझ में आया होगा, हाँ या ना बताइए। तो अब बढ़े आगे, कोई समझ में आया हो तो आगे की कहानी जारी करते हैं हम लोग। 16 क्लोज टू पे चलते हैं अब। दिस इज 16 क्लोज टू, where a decree of nullity is granted in respect of a voidable marriage under section 12, where a decree of nullity is granted under section 12, any child, कौन सा child, begotten or conceived before decree is made, who would have been the legitimate child of the parties to the marriage if at the date of the decree it had been dissolved instead of being annulled, shall be deemed to be their legitimate child, notwithstanding the decree of nullity। अब आप घूम गए होंगे फिर ये तो ये देखिए, पहले हमेशा पढ़नी चाहिए हमको एक बार ना डायरेक्ट लैंग्वेज, तभी समझ में आती है। तो आई रेड इट फॉर यू, अब मैं समझाता हूँ इसको। देखिए ये क्या है। अब वॉइडेबल मैरिज का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप लोग, है ना। वॉइडेबल मैरिज कौन सी है? द मैरिज विच इज वॉइडेबल अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 डील्स विद द वॉइडेबल मैरिज, यही बात है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। इसके बारे में खास बात क्या है वो देख लीजिए। अभी ये लाइन पढ़िए, ए वॉइडेबल मैरिज इज perfectly valid marriage so long as it is not avoided, and this is the big difference between the void marriage and voidal marriage. Void marriage is void since inception। जो शून्य विवाह है, नल एंड वॉइड है, वो जीरो से ही है। उसके लिए आपको यू नीड नॉट टू गो फॉर द नलिटी, गेटिंग इट डिक्लेयर्ड। ये जानने की जरूरत भी नहीं है कि इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, आप अपने सेफर साइड के लिए डिक्लेरेशन के जाते हैं। बट वॉइडेबल मैरिज इज ए वैलिड मैरिज टिल इट इज एनल्ड। वॉइडेबल मैरिज में जैसे मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये इन दोनों की शादी हुई, ठीक। अब पता चला कि हस्बैंड को पता चलता है कि ओहो जो वाइफ है ये तो किसी अन्य व्यक्ति से प्रेग्नेंट थी, ये एक सिचुएशन हो सकती है। या फिर हस्बैंड को वाइफ को ये गिला हो कि मेरी जो सहमति ली गई वो डरा के धमका के फ्रॉड से ली गई है। तो फॉर एनी सिचुएशन दिस मैरिज इज वॉइडेबल मीन्स एनी ऑफ द पार्टी, द एग्रीव्ड पार्टी इनफैक्ट, है ना, जो वही जाएगी, दूसरा जाएगा क्यों, नेचुरली, है ना। तो वो उसके ऑप्शन पर है कि वो उसको एनल कराए या नहीं कराए। जब तक उस मैरिज का एनलमेंट नहीं करते हैं, दिस इज ए परफेक्टली वैलिड मैरिज, ठीक। तो परफेक्टली वैलिड मैरिज है, तो अगर परफेक्टली वैलिड मैरिज है तो ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द लेजिटिमेसी। बिन वैलिड मैरिज की लेजिटिमेसी में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा कि हाँ जी शादी हुई थी, सही है, लीगली वैलिड है, हाँ जी वैलिड है, बात खत्म, द चाइल्ड इज लेजिटिमेट। लेकिन क्वेश्चन कहां पर आता है कि जब हस्बैंड वाइफ रह रहे थे साथ में रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर जाकर के हस्बैंड ने कहा कि जी वाइफ तो प्रेग्नेंट किसी और से थी, गेट इट एनल्ड, या और भी किसी रीजन से, जो फ्रॉड से किसी भी रीजन की वजह से ये मैरिज वॉइड है और इट इज एनल्ड, देन वॉइडेबल के केस में बच्चों का क्या होगा, वेदर दैट चाइल्ड शुड बी कंसिडर्ड टू बी लेजिटिमेट और नॉट। उसका जवाब आपको मिलता है सेक्शन 16 क्लॉज 2 से। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। कैसे? लैंग्वेज पे जाइए, किस चाइल्ड की बात कर रहे हैं? एनी चाइल्ड। डिक्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड, इट मीन्स नाउ जो पहले वैलिड मैरिज थी, नाउ इट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। जो पहले वैलिड मैरिज थी, नाउ दैट मैरिज हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड मैरिज। एनी चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड?
begotten or conceived before the decree is made. डिक्री होने से पहले, एनलमेंट की डिक्री होने से पहले जो कि गर्भ धारण किया गया है, जिसका जन्म हुआ, who would have been legitimate child of the parties to the marriage if at the date of the decree it had been dissolved instead of being annulled. अब देखो इस चाइल्ड को समझ लीजिए, इस चाइल्ड की जो लैंग्वेज, चाइल्ड के संबंध में लैंग्वेज दी गई है वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकती है आपको, समझाइए कि आसान शब्दों में समझाता हूं आपको मैं। कौन सा बच्चा है ये, कि ये बहस हो रही है। ये है हमारे गोलू मोलू, ठीक, इनके बारे में बात हो रही है कि वेदर ही शुड बी कंसिडर्ड टू बी लेजिटिमेट और नॉट। एक सिंपल सा क्वेश्चन किया गया, इसमें डिफरेंस समझिए वकील साहब। एनल्ड और डिसॉल्व्ड, इसमें क्या अंतर है? डिसॉल्व्ड का मतलब यह है कि जो वैलिड मैरिज थी, देयर वॉज ए वैलिड मैरिज, नाउ दैट मैरिटल टाई इज हैज कम टू एन एंड, वो उसका अंत हो गया है और वो अब डिवोर्स के द्वारा खत्म की जाती है, तो मैरिज इज डिसॉल्व्ड। एनल्ड हम लोग बात करते हैं वॉइड और वॉइडेबल पर। जब डिक्री कोर्ट की आती है, कोर्ट कहती है कि नो, इस विवाह को निरस्त घोषित किया जाता है, दिस इज नो मोर, दिस वाज नो मोर, और रेट्रोस्पेक्टिवली वॉइड माना जाएगा, जब से ये शादी हुई तब से ही। तो क्वेश्चन ये करा जाएगा कि अगर इस चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, ये लेजिटिमेट चाइल्ड है या नहीं है? तो एक ही क्वेश्चन करना है कि अगर मैरिज डिसॉल्व हुई होती, आज डिवोर्स की डिक्री भी हुई होती, वॉइडेबल की डिक्री नहीं हुई, सपोज कीजिए कि अगर ये डिक्री डिसॉल्व की हुई होती, तब इसका स्टेटस क्या होता? जनाब फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, फिर तो ये बच्चा लेजिटिमेट ही माना जाता, डिवोर्सी पेरेंट्स का लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता। कह रहे पक्का? कह रहे हाँ। तो कह रहे कि अगर ये बच्चा डिसॉल्व होने पर लेजिटिमेट माना जाता, तो ये बच्चा शादी के एनलमेंट हो रही है, डिक्री एनलमेंट की हुई है वॉइडेबल की वजह से, तब भी इस बच्चे को लेजिटिमेट ही माना जाएगा। समझे? दिस इज द चाइल्ड, ये कौन सा चाइल्ड है? जिसका डिक्री से पहले कंसीव हुआ था, डिक्री से पहले कंसीव हुआ, अदरवाइज उसको लेजिटिमेट ही माना जाता। क्वेश्चन लेजिटिमेसी का इसलिए अराइज हुआ क्योंकि वॉइडल मैरिज को हमने डिक्री ऑफ नलिटी ली है, तो ऐसे बच्चे को लेजिटिमेट ही माना जाएगा। आम शब्दों में अगर आपको याद रखना हो, द चाइल्ड ऑफ ए वॉइडेबल मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी लेजिटिमेट लाइक वॉइड मैरिज। जैसे वॉइड मैरिज के बच्चों को हम लोग सेक्शन 1 में पढ़ा कि वो लेजिटिमेट माने जाते हैं, इसमें भी लेजिटिमेट माने जाएंगे। इसमें दो से अलग से क्यों दिया इन्होंने कि अगर मैरिज वॉइडेबल ही थी, अगर एनएलडी नहीं कराया तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि एनएलमेंट हो गया, तो उन्होंने सेफर साइड कहा कि अगर डिक्री ऑफ एनएलिटी इज ग्रांटेड, इन दैट केस द चाइल्ड शुड बी ग्रांटेड, द चाइल्ड शुड बी टेकन एज लेजिटिमेट। प्लीज लेट मी नो, आपको बात समझ में आई नहीं आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड कैसा भी हो, क्या माना जाएगा? वो लेजिटिमेट ही माना जाएगा। हाँ है ना, बताइए। आप आ जाइए सेक्शन 3 पर। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1 वी हैव अंडरस्टूड दिस, एंड अगेन और सबसेक्शन 2, ठीक है, विच इज annulled by decree of nullity under section 12. Same rule will be followed here as well, ठीक है। तो same rule will be followed in case of the property rights, in case of void or voidable। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इट मीन्स वॉट, लेजिटिमेट तो हुआ चाइल्ड, बट उसके जो प्रॉपर्टी राइट्स होंगे वो कैसे होंगे? वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे। तो प्लीज लेट मी नो। तो अभी कंक्लूजन क्या आया कि the children out of these marriages are legitimate, but they get the restricted right to the property, means they are entitled to the property of the parents, but they are not entitled to the property of the collaterals of the parents or their descendants. Their property rights are limited in that sense. बस इतना अंतर है। तो पूरा आधे घंटे की जो है
आधा पौन घंटा की जो क्लास हुई है अभी तक उसका समअप इतना है। कर लेंगे आप लोग, बताइए मुझे, हाँ है ना। तो सेक्शन 16 का समअप मैं करता हूँ, इनको पढ़ लीजिएगा और मेरे साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि पार्लियामेंट हैज रिमूव्ड द स्टिग्मा ऑफ इलेजिटिमेसी। इलेजिटिमेसी का जो स्टिग्मा है वो हटा दिया है कोर्ट ने, ठीक है, बाय रेफरिंग द चिल्ड्रन एज लेजिटिमेट, चिल्ड्रन लेजिटिमेट रहेंगे। प्रॉपर्टी शब्द में कोई सेपरेट प्रॉपर्टी या एंसेस्टर प्रॉपर्टी का इशू नहीं है, प्रॉपर्टी कैसे भी हो सकती है। इसको एक सोशल रिफॉर्म की तरह देखा जाना चाहिए। पेरेंट्स फॉली शुड नॉट हैव ए रिफ्लेक्शन ऑन चिल्ड्रंस राइट एज दे आर इनोसेंट। ये खास बात है बस कि पेरेंट्स फॉली, पेरेंट्स की गलती से बच्चों के राइट्स पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज वो तो इनोसेंट है, उनकी कोई गलती नहीं है। पेरेंट्स फॉली शुड नॉट हैव रिफ्लेक्शन ऑन दी चिल्ड्रंस राइट। कि बच्चों का क्या मतलब, गोलू बोलो क्या मतलब, बच्चा यादव से बात करो, छुटकी से बात करो, है कि नहीं है। उनकी गलती की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए, ये एक बेसिक फिलॉसफी है इसमें। बस एक केस है और यहाँ पढ़ लीजिए, भारत माता केस है ये काफी पूछा गया कई बार, ये अब पूछे जाने की संभावना भी है। भारत माता वर्सेस विजय रंगनाथन। एन इलेजिटिमेट चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप कैन नॉट क्लेम इनहेरिटेंस इन दी कोपार्सनल प्रॉपर्टी। तो किस केस में कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप का क्या मामला होगा, है ना, लिव इन रिलेशनशिप का क्या होगा। तो देखो लिव इन रिलेशनशिप का कि ना वो बच्चा इलेजिटिमेट माना जाएगा और वो कोपार्सनल प्रॉपर्टी में राइट क्लेम नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर क्या है, वॉइड और वॉइडल मैरिज में आप ये देखो, शादी तो फिर भी हुई थी ना, मैरिज तो फिर भी हुई ही थी। अब वो किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से, कोई लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई या अदर रीजंस की वजह से या तो वॉइड हो गई या वो वॉइडेबल हो गई। लेकिन एज सच द प्रॉपर्टी, द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, दे शुड नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक्स ऑफ देयर पेरेंट्स। पेरेंट की मिस्टेक कैसे भाई, पहले डिवोर्स लेते तब शादी करते, प्यार मोहब्बत से शादी करते, डरा धमका के फ्रॉड से क्यों करी, इस तरह की गलतियां तो पेरेंट्स की हैं, तो बच्चे क्यों भुगते हैं इसको। तो ये तो बात होगी चिल्ड्रन की। अब गुस्सा आया किसको, गुस्सा आया बुलबुल को, चलिए W2 को आया, ऐसा मान लीजिए, जो दूसरी वाइफ है वॉइड मैरिज के केस में, ठीक है, और जो बुलबुल है जिसको फोर्स के द्वारा मैरिज की गई थी, यानी कि वॉइडल मैरिज का केस था। कह रहे जी हम हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, अब आप तो चाह रही थी, ठीक है नहीं रहे, लेकिन मुझे तो मेंटेनेंस चाहिए। W2 यानी कि सेकंड वाइफ सेज कि नाउ W2 ने क्या किया, जैसे उसको पता चला कि ये जो चुलबुल पांडे हैं ये फ्राइडे सैटरडे को कहाँ जाता है, हर वीकेंड में भाग लेता है, ये कुछ ना कुछ चक्कर है ये। फिर वो फॉलो करती है, अपने देवर को लगाती है उसके पीछे, कोई बहुत सारी कहानियां इस तरीके ना। तब राज खुलता है कि भाई साहब वीकेंड पर कहीं और भी जाते हैं। तो ये W1 पे पहले से थी, ये W2 है, ठीक। W2 से शाहानी गया, वो पहुंची कोर्ट और उन्होंने कहा कि दिस मैरिज शुड बी डिक्लेयर्ड टू बी नल एंड वॉइड नाउ, ठीक। सेक्शन 11 में ये मैरिज वॉइड घोषित की जाए। तो पेटिशनर कौन हो जाएंगी, सेकंड वाइफ हो जाएंगी। क्या प्रेयर होगी इनकी कि सर दिस मैरिज शुड बी डिक्लेयर्ड टू बी नल एंड वॉइड बिकॉज इट इज द वॉयलेशन ऑफ द सेक्शन 5 का वॉयलेशन है। पहली बीवी के रहते हुए इस व्यक्ति ने मेरे साथ दूसरी शादी की है, दूसरी मैरिज हो इलीगल हो गई, तो मुझे इससे मुक्ति दो। कह रहे ठीक है कोई बात नहीं। तो W2 क्या हुए, पेटिशनर, और CP हो गए, चुलबुल पांडे क्या हो गए, रिस्पोंडेंट हो गए। कोई दिक्कत यहां पर, चुलबुल पांडे ठीक है मुझे क्या दिक्कत है, पहले भी तो है ही है। कह रहे दिक्कत अब आएगी। अब W2 ने एक एप्लीकेशन लगाई कि नाउ आई शुड बी गिवन एक्सपेंसेस ऑफ दिस प्रोसीडिंग्स, आई शुड बी गिवन सम मेंटेनेंस ड्यूरिंग पेंडेंटिलिटी, जब तक ये कार्रवाई चलती तब तक मुझे मेंटेनेंस मिलनी चाहिए सेक्शन 24 में, और सेक्शन 25 में मुझे मिलनी चाहिए परमानेंट एलिमनी।
चुलबुल पांडे बिखर गए। व्हाट आई मीन बाय दिस, जब हम मियाँ बीवी ही नहीं है मैडम, वॉइड मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है कि वी वर नेवर मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ, आर मैरिज डिड नॉट एग्जिस्ट लीगली। जब हमारी मैरिज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो आपको परमानेंट एलिमनी क्यों दूं, क्यों मैं आपको एक्सपेंसेस दूं 24 में। अब ये एक ट्रिकी सिचुएशन हो गई। तो प्लीज गो टू सेक्शन 24, 25। तो बच्चे कहां लड़ेंगे, सेक्शन 16 में लड़ेंगे। और वाइफ या हस्बैंड भी उल्टा भी काम हो सकता है कि लड़की ने पहले शादी कर रखी थी, अब एक शादी दिल्ली में, दूसरी शादी मुंबई में, दोनों जगह ही उसका प्रोफेशन आना जाना होता है, तो दोनों जगह ही सहूलियत है, ऐसा भी हो सकता है। तो 24, 25 में बात करते हैं मेंटेनेंस की, बात करते हैं यहाँ पर। तो चिल्ड्रन बात कहाँ कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। सेक्शन 16 में लेजिटिमेट हो जाएंगे और प्रॉपर्टी में राइट मिल जाएंगे उनको सेक्शन 16 में। और जो बीवियां हैं या शौहर हैं वो कहाँ लड़ेंगे, वो लड़ेंगे 24 और 25 में। तो आपको कहाँ जाना होगा बोलो, यू विल हैव टू गो टू सेक्शन 24 और 25। सो गो। दोस्तों लाइक आपने कर दिया, कमेंट आपने लिख दिया, सब्सक्राइब कर दिया, वो सारी बातें आपने कर देंगे, आई नो, आई ट्रस्ट यू। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ ये फिर एक टिप दे रहा हूँ आपको मैं, ये जब भी कभी आपका पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, PYQ प्रीवियस ईयर्स के MCQ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए आप तुरंत के तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे। इस टिप के साथ प्लीज गो टू नेक्स्ट वीडियो।